गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स फॉर क्लास 12 से बेटा आज का हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी लाइफ में हमारे जो लाइफ है उसको बहुत ही हार्ड हो गई है, और इस हार्ड लाइफ में किसी भी कंपटीशन में या अपने आप को इस डे बाय डे लाइफ को स्ट्रगलफुल लाइफ को जीने के लिए हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। तो जो आज की कंडीशन है, इस कंडीशन में क्या हम लोग साइकोलॉजिकल इतने इस्टेब्लिश हैं, क्या हम अपने वर्क को बहुत ही परफॉर्मेंटली वर्क कर पा रहे हैं। तो आज की जो स्पोर्ट्स कंपटीशन है, as the very tough and player are the using best techniques and the training measure to the better result during the competition। तो इस समय में जो कंडीशन हो रही है, तो क्या स्पोर्ट्स की जो पुराने समय में और आज के समय में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो डेवलप होती थी, क्या वो एटीट्यूड आज भी है? क्या वो नॉलेज ऑफ द स्पोर्ट्स साइकोलॉजी आज भी हमारी हेल्प करती है? क्या हमारे कोचेस के थ्रू या प्लेयर का एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन है? क्या प्लेयर और कोचेस के ड्यूरिंग द कंपटीशन स्ट्रेस, एंजाइटी, इस तरीके की चीज़ों से अपने आप को फेस करना पड़ रहा है? क्या हमारी इस स्ट्रेसफुल लाइफ में जो स्ट्रेस इज द स्टेट ऑफ द इमोशनल लाइफ है, क्या हम बेटरली परफॉर्म कर पा रहे हैं? तो बेटा सबसे पहली चीज़ है कि हम ये जानेंगे कि स्पोर्ट्स क्या है। स्पोर्ट्स वो कंडीशन है जिसमें कि आपकी कंटिन्यू आप किसी भी चीज़ को वर्क के साथ साथ मेंटल भी आपका वर्क होता है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन स्ट्रेस वो आपके इमोशनल और मेंटल कॉज है जो कि आपको किसी भी वर्क को टू मच प्रेशर के साथ आपको कंडक्ट करवाता है। तो जो भी आपकी इस लाइफ स्टाइल है, इस प्रेशरफुल लाइफ स्टाइल में आप अपने आप को किस तरीके से बिल्डअप कर पा रहे हैं, किस तरीके से ग्रो अप कर पा रहे हैं, और इस ग्रो अप कॉम्पिटिशन में भी क्या आपकी वर्किंग बेटर हो पा रही है। तो सबसे पहली चीज़ ये जानेंगे कि व्हाट इज़ द साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी क्या है? एक्चुअल में साइकोलॉजी वर्ड कहाँ से आए? तो द वर्ड साइकोलॉजी इज द ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड साइको एंड लोगस। तो साइकोलॉजी सोल एंड माइंड है, एंड लोगस स्टडी ऑफ योर वर्किंग स्टडी है। तो जब हम अपने ही आप को, अपने ही बिहेवियर को, अपने ही थिंकिंग को जब हम एक्सप्लेन करते हैं, उसको यहाँ पे अपने बारे में बताते हैं अपने कि किस तरीके से हम किसी वर्कआउट को करते हैं, तो वो कंडीशन आपकी क्या कहलाती है? आपकी साइकोलॉजी कहलाती है। तो बेटा यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ है, साइकोलॉजी यूज्ड इन स्पोर्ट्स टू इनहेंस परफॉर्मेंस एंड नाउ टू फैक्टर्स विच द इफेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस लाइक द एंजाइटी, जैसे आपकी चिंता है, आपकी स्ट्रेस, आपका तनाव है, पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व है, मोटिवेशन, आपको ग्रो अप करने के लिए कोई फैक्टर्स है। तो ऑप्टिमल लेवल ऑफ द एंजाइटी इज़ द इसेंशियल टू परफॉर्म द गेम्स एंड स्पोर्ट। हम सभी लोग जानते हैं कि जब हमें साइकोलॉजिकल मोटिवेशन मिलता है तो हम किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से करने की कोशिश करते हैं, भले ही वो चीज़ हमसे नहीं बन पा रही है, लेकिन हम अपनी तरफ से एक बेस्ट एग्जाम्पल देने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, क्या स्ट्रेस क्या है? तो बेटा आप सभी लोग जानते हैं कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में स्ट्रेस एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे वर्क करता है। नेक्स्ट चीज़ आती है कि ऑप्टिमल लेवल ऑफ एंजाइटी इसेंशियल परफॉर्मेंस गेम्स एंड स्पोर्ट्स। लेकिन अब ये तो आपका एक कॉमन हो गई कि साइकोलॉजिकल एक सब्जेक्ट है, जो कि मनोविज्ञान के बारे में हम लोग जानते हैं कि हम लोग किस तरीके का बिहेवियर करना चाहिए, किसी भी टाइम और किसी भी कंडीशन में अपने आप को कैसे इमोशनली सेटअप करके रखना चाहिए। तो अब नेक्स्ट चीज़ आती है आपके पास कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या है। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ द अप्लाइड साइकोलॉजी विच द डील विद द परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर ऑफ द प्लेयर ड्यूरिंग द ट्रेनिंग कॉम्पिटिशन। हम सभी लोग जानते हैं कि आज की स्ट्रेसफुल कंडीशन में, आज के कॉम्पिटिशन टाइम में सब अपने आप को बेटर बनाना चाहते हैं, अपने आप को बहुत ये दिखाना चाहते हैं कि मैं इससे बेटर हूँ। तो यही जो कॉम्पिटिशन होता है कहीं ना कहीं आपके लिए कॉज बन जाता है, और यही कॉज आपका क्या होता है? स्ट्रेस के रूप में कन्वर्ट होता है। तो जो ये ड्यूरिंग द ट्रेनिंग कंपटीशन है, जब प्लेयर्स अपने आप को बेटरली, अपने आप को स्किलफुल बनाए रखने के लिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो पहली है आपकी लर्निंग ऑफ द मोटर स्किल। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी प्ले द मेजर रोल इन द लर्निंग ऑफ द मोटर स्किल। यहाँ पे आप लोग मोटर स्किल के बारे में जानती हैं कि हमारा जो डेवलपमेंट है
वो ग्रास एंड फाइन मोटर के थ्रू होता है, जिसमें अपनी बिग और स्मॉल मसल्स के कोऑर्डिनेटेड किसी वर्क को स्किल को बेटरली परफॉर्म करते हैं। या स्किल जो कुछ भी आप सीखते हैं वो टेक्निक जो अप्लाइड कर रहे हैं ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन, बिफोर कॉम्पिटिशन, और इसी मोटर स्किल को जब हम लर्निंगली किसी अपने इंडिविजुअल लेवल पे ग्रो अप करते हैं। यहाँ पे लेवल का मतलब है जैसे आपने एक स्किल सीखी, उसको बेटरली परफॉर्म करा, नेक्स्ट स्किल की तरफ गए, तो जो लेवल है आप उसको ग्रो अप करते जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक ऐसी कंडीशन बन जाती है कि आपका माइंड आपको ये बोलता और ज़्यादा चाहिए और ज़्यादा। तो आपको यही कंडीशन आपको लेवल ऑफ द रेडीनेस के लिए प्रिपेयर करती है। नेक्स्ट चीज़ हम अगर बात करें कि एनालाइज द बिहेवियर ऑफ द स्पोर्ट्समैन परफॉर्मिंग द प्लेयर डिपेंड अपॉन द बिहेवियर। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो विश्लेषण करा जाता है, अगर हम अपने परफॉर्मेंस के बारे में बात करें कि हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारी परफॉर्मेंस कैसी, तो वो डिपेंड करता है किसी भी पर्सन के। यहाँ पे सिर्फ अकेले प्लेयर की बात नहीं है, यहाँ पे पर्सन की भी बात करी जा सकती है कि उसका बिहेवियर कैसा है। नेक्स्ट चीज़ आपके पास आती है विच इज़ द इन्फ्लुएंस वेरियस फैक्टर्स सच एज द, जैसे सेक्स डिफरेंसेस है, फैमिली कंडीशन है, पर्सनल बैकग्राउंड है, हेरिडिटी है, ग्रोथ है, फिजिकल एंड मेंटल। तो सबसे पहली बात है कि अगर यहाँ पे इस वाली बात करी जाए कि जो सेक्स डिफरेंस है, तो यहाँ पे मेल और फीमेल के लिए कहीं ना कहीं लोड, स्ट्रेस एंड प्रेशर की बात अलग अलग रखी जाती है। लेकिन जब कंपटीशन की बात करी जाती है तो दोनों को बेटरली होता है कि दोनों अपने बेटर परफॉर्मेंस को करें। नेक्स्ट है फैमिली कंडीशन। कहीं ना कहीं फैमिली कंडीशन हमें अपने आप को ग्रो अप करने के लिए या बैक लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो अगर फैमिली कंडीशन बेटर होंगी तो हम बेटरली परफॉर्म करने में, हमें ग्रो अप करने में और हेल्प मिलती है। नेक्स्ट चीज़ है आपकी पर्सनल बैकग्राउंड। आप सभी लोग जानते हैं कि हम अगर एक फ्री पर्सन की तरह बात करते हैं, अपनी स्किल को लर्निंग प्रोसेस में रखते हैं, अपने आप को ग्रो अप करते हैं, अपना डेवलपमेंट बेटर करते हैं, तो हम एक बेटर परफॉर्मर हो सकते हैं। हेरिडिटिकली अगर हमें पेरेंटियल हमें ऐसे जीन्स मिले हैं जो कि हमें किसी भी चीज़ को बढ़ने में, किसी भी चीज़ को करने में इम्पोर्टेंट फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। ग्रोथ एंड फिजिकल एंड द मेंटल मैच्योरिटी। हम ये सभी जानते हैं कि जैसे ही हम आफ्टर 12 to 19 ईयर में तो एडोलसेंट स्टेज में आ जाते हैं, तो हमारी जो मैच्योरिटी पावर है वो हमारे धीरे धीरे ग्रो अप कर जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ पर्सनैलिटी ग्रो अप करने से नहीं, मैच्योरिटी से नहीं, मतलब यहाँ पे आपका मेंटल, आपका बिहेवियर, आपकी कंडीशन, आपकी वर्किंग, आपकी सब कुछ मैच्योरिटी होनी चाहिए। ना कि आपकी फिजिक, आपकी बॉडी पोस्चर मैच्योर होना चाहिए, ये नहीं है, ना कि आपकी एज मैच्योर है। बहुत छोटे लोग भी बहुत बेटरली परफॉर्म कर लेते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल बहुत बैलेंस होते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है आपके पास कि आप इंडिविजुअली टैलेंटेड आपके जो है उसको आप किसी भी स्पोर्ट्स में, किसी भी इवेंट्स के अंदर जब साइकोलॉजिकल डिमांड होती है कि आप जैसे एग्रेसिव बिहेवियर, आपको एग्रेसिव बिहेवियर कहाँ चाहिए बेटा, जैसे बॉक्सिंग है, रेसलिंग है या लिफ्टिंग है, लेकिन आपको कंसंट्रेशन एक जगह अपने माइंड को सेटअप करना है तो वो शूटिंग है। आपको डिजायर्ड गोल को अचीव करना है तो अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है अकॉर्डिंग टू योर टैलेंट। स्पेसिफिक स्पोर्ट्स इवेंट में ये आपको दिखाया जाता है। फिर नेक्स्ट है स्टेबलाइजिंग द परफॉर्मेंस द लॉन्गर पीरियड हेल्प इन द स्टेबलाइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द प्लेयर फॉर द लॉन्गर पीरियड। हम सभी लोग जानते हैं कि हमें अपनी एक्टिविटी को किस पे डिपेंड करते हैं, साइकोलॉजिकल ग्रो अप पे और अपने एंजाइटी लेवल पे कि हम किसी चीज़ के बारे में कितनी चिंता करते हैं और उस चीज़ को कितना ग्रो अप कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट चीज़ है इम्पोर्टेंट फॉर द रिसर्च पॉइंट ऑफ द व्यू द स्पोर्ट्स साइकोलॉजी वर्क इन द वेरी क्लोज प्रोमॉक्सिमिटी इन द कोचेज इन द परफॉर्मेंस। तो हम लोग सभी जानते हैं कि स्पोर्ट्स में ये सब कुछ डिपेंड है कि जब तक आप किसी चीज़ को सीखते हैं, किसी पॉइंट ऑफ व्यू से सीखते हैं, तो वो आपकी हेल्प करती है आपके साइकोलॉजिकल बिहेवियर में आपको ग्रो अप करने के लिए। तो नेक्स्ट चीज़ आपकी आती है इनहेंसिंग इनकरेजिंग द प्लेयर टू मेक द कमबैक एंड द प्रोफेशनल स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। तो हम लोग सभी जानते हैं कि यहाँ पे कमबैक का मतलब होता है कि अगर हम किसी इंजरी को, हमारे बॉडी में कोई इंजरी हो गई है या कोई एक्सीडेंटली, या हम उस समय इतना साइकोलॉजिकल स्ट्रेस लेने के कारण हम अपनी वर्किंग को इफ़ेक्टिव नहीं बना पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो कमबैक पॉलिसी है वो हमारे टीचर्स के थ्रू, हमारे कोचेस के थ्रू, हमारी फैमिली के थ्रू हमें कमबैक करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है इनकरेज द प्लेयर हु ड्यू टू द
इंजरी एंड सम एक्सीडेंट। जैसा भी मैंने आपसे कहा कि अगर एक लॉन्गर ब्रेक हो जाता है, एक लॉन्ग पीरियड ब्रेक हो जाता है, तो आपको कम बैक करने में प्रॉब्लम आती है। अभी बेटा मैंने रिसेंटली एक मूवी देखी थी लेपंगा, उसमें मैंने देखा कि वो जो जया थी उसने ये चीज़ करी कि मैं इस चीज़ को उसके बेटे ने उसको एक मोटिवेशन फैक्टर बना, साइकोलॉजिकल उसको एक चीज़ करा कि नहीं मम्मा यू डू इट, आप कर सकते हो। तो उसने कहीं ना कहीं उसके लिए मॉर्निंग में उठना, उसको ग्रो अप कराना, उसको बोलना नहीं आप करो, तो धीरे धीरे एक मोटिवेशन फैक्टर, साइकोलॉजिकल बिहेवियर उसका इस तरीके से बनाया कि जो आप अचीव करना चाहते थे वो बना। तो आप यही चीज़ आपके पास आती है कि जब कभी भी आप कम बैक करना चाहते हैं तो आपका जो प्रोफेशनल कैरियर है आप उसमें रिटर्न आ सकते हो। बेटा नेक्स्ट चीज़ आपके पास आती है स्ट्रेस एंड मैनेजमेंट टेक्निक। तो बेटा स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस वो कंडीशन है, स्ट्रेस इज द एनीथिंग वेयर pose challenge or treat in the well-being. Stress is the simply in the reaction to the stimuli that the disturbance or physical and mental equilibrium. हम सभी लोग जानते हैं कि स्टेट ऑफ द अफेयर्स इन्वॉल्व डिपेंड ऑन द फिजिकल। तो जो आपकी एनर्जी है वो कहीं ना कहीं लॉस्ट होती है, आपका जो संतुलन है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है, चाहे वो फिजिकली हो चाहे मेंटली हो। आपका जो डिस्टर्बेंस है वो आपका नॉर्मल आपकी वर्किंग को भी इफ़ेक्टेड करता है। आप फील करते हैं कि आप किसी वर्क को नहीं कर पा रहे, और जब बॉडी साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्ड जो आपकी उस प्लेस पर आपको डिमांडेबल है नहीं कर पाती है, तो आपको क्या होता है? स्ट्रेस होता है। और जो स्ट्रेस होता है उसके कारण आपका डेली का रूटीन बिगड़ जाता है। आप अपने वर्क को नॉर्मली जो आपकी वर्किंग है उसमें भी आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट रहती है, तनाव रहता है, और उसी स्ट्रेस के कारण आप क्या करते हैं? अपनी वर्किंग को इफेक्टिव नहीं बना सकते। तो स्ट्रेस इज द नथिंग बट द रिस्पॉन्ड बॉडी इज द इवेंट इन द सिचुएशन विद द प्रोडक्शन बाय द फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस इनटू द बॉडी स्ट्रेस एंड बॉडी मैटर टू रिएक्ट अ चैलेंज। हम जब कभी किसी कंपटीशन में होते हैं, कंपटीशन के पहले आपने देखा कि आपको लगता है आपके हाथ पैर बिल्कुल जवाब दे रहे हैं, आपके बिल्कुल ही बॉडी में कोई एनर्जी नहीं बची है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं, क्या होगा, कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। बोर्ड के एग्ज़ाम आते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन हो। तो इसी स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए सबसे बेटर है कि आप अपने आप को रेडी रखें किसी भी कंडीशन की। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है कॉपिंग इज द टेक्निक विच टेल ये नाउ इज़ द हेडेक एंजाइटी एंड स्ट्रेस। तो बेटा आपके लिए मैं एक चीज़ बता रही हूँ कि कॉपिंग स्ट्रेटेजी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि व्हाट डज इट मीन टू डील विद द डिफ़िकल्ट मैटर। जब आप बहुत कठिन परिस्थितियों में होते हैं तो आप किन चीज़ों के बारे में सोचते हैं? या तो प्रॉब्लम फोकस कॉपिंग कि परेशानी क्या है उसके बारे में सोचते हैं, या इमोशन फोकस कॉपिंग कि इमोशनली आप सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ। जब आप इमोशनली सोचते हैं तो आपका साइकोलॉजिकल बिहेवियर डिस्टर्बेंस होता है। जब आप सबसे बेटर क्या होता है, जो सक्सेसफुल पर्सन है, कभी आप उसको देखिए बेटा, सक्सेसफुल पर्सन क्या करता है कि वो हमेशा इमोशन को लेकर नहीं चलता, वो किसको लेके चलता है? प्रॉब्लम फोकस कॉपिंग स्ट्रेटेजी को। तो बेटा प्रॉब्लम फोकस कॉपिंग स्ट्रेटेजी क्या है? तो द मेथड इन्वॉल्व एक्टिविटी planning or encouraging the specific behavior to overcome the problem causing distress। जैसे कि आपने इन्वॉल्व इन द लॉजिकल एप्रियंस इन द प्रॉब्लम, या आप क्या करेंगे, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी सिचुएशन और उसको खोजने की कोशिश करेंगे कि उसका कॉज क्या है। नेक्स्ट चीज़ क्या आती है कि आप जब एक्सरसाइज जो है उसके नॉलेज और उसके विजडम के बारे में पता करेंगे कि इसको किस तरीके से, किसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है कि आप जब कभी भी कोई चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसको हैंडल किस तरीके से करना है, उस सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है कि आप जब कभी भी इस सक्सेसफुल पर्सन को देखते हैं तो ये देखते हैं कि वो किस तरीके से अपने स्ट्रेस को मैनेजमेंट करता है। तो ये आपका प्रॉब्लम फोकस कॉपिंग स्ट्रेटेजी है बेटा। नेक्स्ट चीज़ आती है इमोशनल या इमोशन फोकस कॉपिंग स्ट्रेटेजी। तो आप क्या कहते हैं कि जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उसको क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को बाहर आने के लिए, प्रॉब्लम बिकम द बिगर एंड मोर डिफ़िकल्ट टू द हैंडल, उसको हैंडल किस तरीके से करना है। प्लेइंग द ब्लेम गेम्स एंड द एडवाइज द रिस्पॉन्सिबिलिटी आर द ब्लेमिंग ऑन सेल्फ। अपने बारे में ये पता करें कि मैंने कहाँ गलती करी है। अगर आप किसी बार को कर रहे हैं तो कम्प्लीटली उसके बारे में अपने आप को फीडअप करिए।
नेक्स्ट चीज़ आती है कि आप किसी और को क्लेम मत करिए ना, अपने क्लेम एंड माइंड मत करिए किसी चीज़ को कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे, मैंने ऐसा नहीं करता तो ऐसा हो जाता। अपने आप को क्लेम करना बंद करिए और किसी भी चीज़ के बारे में ये सोचिए, एडवाइस दीजिए अपने आप को, अपनी सिचुएशन के बारे में सोचिए और उस सिचुएशन को सॉल्व करिए। इटसेल्फ खुद ही सॉल्व कर सकता है बेटा। और कभी भी इस कंडीशन में मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोग जानते हैं एडोलसेंट प्रॉब्लम क्या है, वो या तो ड्रग्स की तरफ चली जाती है, अल्कोहल की तरफ चली जाती है, या ऐसे रिसोर्सेज ढूंढने की कोशिश करती है जो नहीं होने चाहिए। जैसे कि आप इस एज में आने के बाद क्या करते हैं, कहीं ना कहीं गलत रास्तों को पकड़ लेते हैं। आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होती आपके अपने बारे में, आपको दूसरों से आप जितना सुनते हो उसके बारे में तो रॉन्ग वे पकड़ते हैं। तो ऐसी कोई भी कंडीशन मत डेवलप करिए, क्योंकि बेटा इस एजुकेशन में गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों होते हैं। तो हम लोगों के लिए सबसे बेटर है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को खोजें। तो जो टेक्निक्स है आपकी, टेक्निक्स टू मैनेजमेंट स्ट्रेस के लिए पार्टिसिपेशन इन द फिजिकल एक्टिविटी, हमको क्या करना चाहिए, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए जो कि हमारी स्किल को बेटर परफॉर्म करे। फिर अचीव अ हाई लेवल ऑफ द फिजिकल फिटनेस, हमें अपनी फिजिकल फिटनेस के बारे में सोचना चाहिए। फिर है बिल्डिंग हमें अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपना बहुत अपने आप को बिल्डअप करना, स्ट्रॉन्ग बनाना। किसी भी कंडीशन दुख और सुख हमेशा होते हैं, लेकिन उन सब से बाहर निकलने के लिए सबसे बढ़िया क्या है, आप अपने आसपास के लोगों के साथ अपनी हॉबीज़ शेयर करिए, अपने बारे में बात करिए, उनके बारे में बात करिए, अपनी फैमिली के बारे में बात करिए। नेक्स्ट चीज़ आती है आपके पास बिल्डिंग इन द कॉन्फिडेंस, आप लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लीजिए, लोगों को अपने कॉन्फिडेंसली बताइए कि आप कितना ग्रो अप कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है रिलैक्सिव टेक्निक, अपने आप को टेंशन फ्री रखने के लिए मेडिटेशन जैसी योगिक क्रियाएं करिए, जिससे कि आपका माइंड और आपकी बॉडी दोनों ही साउंडफुल बनी रह सके। फिर डेवलप द हैबिट, न्यू हैबिट्स को जब आप करेंगे तो आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही कूलिंग हो जाएगी, आप कॉन्फिडेंटली किसी भी प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं। अवॉइड द कंपनी ऑफ द स्ट्रेसफुल पर्सन, ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको एल्कोहलिक बनाते हैं, आपको ड्रग बनाते हैं, आपको रॉन्ग आपके सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं, आपको गलत तरीके बताते हैं, आपको गलत रास्तों पे ले जाते हैं, अपनी फैमिली से दूर करते हैं, आपके एजुकेशन से दूर करते हैं, आपके लविंग प्लेइंग एक्टिविटी से दूर कर रहे हैं, और ये लोग सब गलत होते हैं। इसलिए इन लोगों से दूर रहना आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। आप अपनी फैमिली के क्लोज रहिए, अपनी फैमिली से बातें करिए, अपने टीचर से बात करिए, अपने कोचेस को अपनी प्रॉब्लम बताइए और उनका मैनेजमेंट खोजने की कोशिश करिए। डोंट थिंक अबाउट स्ट्रेसफुल थिंग, आप ऐसे थॉट्स के बारे में मत सोचिए, ऐसी चीज़ों के बारे में मत पढ़िए जो आपको निगेटिव वे में लेके जा। सबसे बेटर है कि आप अपने आप को पॉजिटिव बनाएं और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को टेक्निक्स ऑफ द मैनेजमेंट में बेटरली परफॉर्म कर सकते हैं। तो आई होप आज के वीडियो के थ्रू इतना क्लियर हो गया होगा कि आपको किस तरीके से यहाँ पे वर्किंग करनी है।